तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। और आज हम जो है सैम्पलिंग के 20 मोर क्वेश्चंस करेंगे। आज जो मैं दो वीडियोस डालने वाला हूँ, एक अभी सुबह को और एक शाम को डाल दूंगा। ठीक है, जैसे भी मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। देखिए, आज मैं 40 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको, दोनों को 20-20 क्वेश्चंस की दोनों वीडियोस आप देख लेना। और देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है, बन रहे हैं क्वेश्चन, तब तो ठीक है। अदरवाइज आप पहले कोर्स को कंप्लीट कीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर नहीं करोगे ना तो कोई फायदा नहीं होगा। आपकी भी मेहनत बेकार जाएगी और मेरी भी मेहनत बेकार जाएगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और देखिए एमसीक्यू ना सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इस एग्जाम में। एमसीक्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतने एमसीक्यूज अवेलेबल नहीं है, और वो जो अवेलेबल करवाते हैं उनके अंदर त्रुटियां बहुत आती है, और उसको अंडरस्टैंड करना के लिए हमें कॉन्सेप्ट की जरूरत है। इसलिए मैंने जो कोर्स में करवाया वो क्वेश्चन से वो क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे जो एग्जाम रिलेटेड हैं। ठीक है, तो आपने अगर किसी का भी कोर्स लिया उसको अच्छे से करना। ठीक है, अगर आपने मेरा कोर्स लिया तो डेफिनेटली ये कंफर्म है कि ये जो क्वेश्चंस जो मैं दे रहा हूँ वो तो पक्के बनेंगे, है ना, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। चलिए शुरू करते हैं। सरल यादृच्छिक प्रतिस्थापन रहित बात कर रहा है, WOR की बात कर रहा है। अब यहाँ पे सैंपल चुनने की बात करता है, प्रत्येक इकाई की सैंपल चुनने की बात करता है। देखिए, जब हम प्रत्येक इकाई की बात करते हैं ना, तब हमारा फॉर्मूला क्या होता है? तब हमारा फॉर्मूला होता है 1/n। क्या होता है? 1/n होता है। अगर हम सभी की बात करें तो क्या होगा? 1/NGN। ठीक है, क्लियर है? दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है, बी ऑप्शन आप लोग सही करोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको विदाउट पूछा था। सरल यादृच्छिक प्रतिचयन रहित सैंपल चुनने की, सेम क्वेश्चन आ गया ना। एक काम करो, यहाँ से रहित कर लो, सहित कर लो। ठीक है, हम इसको क्वेश्चन को ही चेंज कर देते हैं। बस ओ को हटा दो, यहाँ पे के अंतर्गत प्रतिदृश्य चुने जाने की, के अंतर्गत इकाई के चुनने की क्या प्रयोगता है? प्रतिदृश्य समूह चुनने की। ठीक है, यहाँ पे के अंतर्गत, ठीक है, यहाँ से चेंज कर लो, के अंतर्गत प्रतिदृश्य प्रतिदृश्य समूह चुने जाने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, और इसका जो आंसर है आप लोग को N/N करना है। ठीक है, ए ऑप्शन आप लोग को सही करना है। चलिए आगे देखते हैं। तीन अलग अलग कक्षाओं के 400 छात्रों की समष्टि से चुने जाने की 50 छात्रों का प्रतिचयन किया गया है। ठीक है, तो हमें बस ये दे रखा है, यहाँ पे मोल कीजिए पहले तो N2 N3। ठीक है, प्रतिदृश्य का जो अमाप है वो छोटे अंश से डिनोट करते हैं और समष्टि को हम बड़े अंश से डिनोट करते हैं। 120 160 दिया हुआ है, आपको क्या करना है? अनुपातिक बटन तकनीक अपनानी है इसमें। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, अपना जो अनुपातिक बटन तकनीक है उसका प्रयोग करते हो प्रतिचयन N1। देखिए, मैंने निम्नतम जो नियमन वाला वो तो करवाया था। ठीक है, ये क्या है? प्रोपोर्शनल वाला है। प्रोपोर्शनल में हम क्या कहेंगे, हमारी जो सैम्पलिंग फंक्शन होती है वो क्या होती है? N/N होती है, स्मॉल n बटे जो आपका बड़ा n होता है वो। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये टोटल है, ये कितना बैठ रहा है? 120 160, ठीक है, और 200। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे 400 छात्र दे रखे हैं। ठीक ठीक है, देखिए आपको 400 छात्र दे रखे हैं और ABC क्लास दे रखी है। तो अगर हम स्मॉल n की बात करें तो ये 50 है, और बड़े छात्रों बड़े कैपिटल N यानी पॉपुलेशन की बात करें तो वो 400 है। अगर हम इसका जो रेशियो निकालें तो वो 1/8 आएगा, और हमें पता है प्रोपोर्शनल के अंदर हमें ज्ञात करना है, तो 120 का भी 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अगर हम दूसरे की बात करें 160 की, तो उसका भी 1/8 करेंगे तो ये क्या जाएगा? 20 आ जाएगा। वहीं पे 200 की हम 1/8 करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। क्लियर है? 15 20 25, 15 20 25, बी ऑप्शन इसमें सही करोगे। देखिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिचयन की विधि प्रथम प्रतिदृश्य यादृच्छिक रूप से चुना जाता है और शेष इकाई स्वतः ही निश्चित बराबर अंतराल में चुनी जाती है? बहुत बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, आपने बार बार देखा होगा। सिस्टमेटिक जो है आपका प्रतिचयन है, क्रमबद्ध प्रतिचयन की बात करें हम, इसमें हम क्या करते हैं कि प्रतिचयन का रूपांतर, इसलिए इसमें इसको हम क्या बोलते हैं? सीमित देव प्रतिचयन विधि बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्या बोलते हैं, 2-3 बार बता दिया मैंने, न्यूमेरिकल, अल्फाबेटिकल और ज्योग्राफिकल तरीके से हम इसको क्रमबद्ध करते हैं। फिर एक इकाई को हम क्या करते हैं? रैंडम तरीके से चयन करते हैं, और फिर उसके बाद जो है निश्चित अंतराल के बाद जो है अपन इसको क्या कर लेते हैं? बाकी इकाइयों को चुन लेते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको विथ एग्जाम्पल समझाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि सरल यादृच्छिक प्रतिस्थापन रहित, ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट विधि द्वारा n का प्रतिदृश्य और अमाप n की पॉपुलेशन से लिया गया, निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में स्टैंडर्ड एरर शून्य होगा यदि n का मान क्या हो? आपको पूछा कि स्टैंडर्ड एरर शून्य कब होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि स्टैंडर्ड डेविएशन में हम अगर प्रतिदृश्य n के वर्गमूल का भाग देते हैं तो हमारे पास क्या आता है? स्टैंडर्ड एरर आता है। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड एरर क्लियर होना चाहिए। स्टैंडर्ड एरर क्या है? स्टैंडर्ड एरर क्या है आपका? आप बोलोगे स्टैंडर्ड एरर अगर हम निकालें तो स्टैंडर्ड एरर में n के जो वर्गमूल है उसका डिवाइड करेंगे। यहाँ x बार द सैंपल मीन होता है, और जो आपका n है वो सैंपल साइज है।
यही होता है। अब इसने क्या पूछा हुआ है, ये कि n का जो प्रतिदृश्य है n की समष्टि से लिया जाए, तो किस परिस्थिति में स्टैंडर्ड एरर 0 होगा, शून्य होगा, यदि n का मान क्या हो, ठीक है, n का मान क्या हो। तो यदि हम n का मान जो है ना n ले लेंगे, तो मानक त्रुटि आपकी क्या हो जाएगी, शून्य। क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड एरर कब आता है, सपोज कीजिए कि स्टैंडर्ड एरर, देखिए पॉपुलेशन से हम क्या लेते हैं, सैंपल लेते हैं, ठीक है, और इनके जो डिफरेंस होगा, इनके अंदर जो कुछ डिफरेंस आ रहा होगा, वही तो आपका स्टैंडर्ड एरर होगा। अगर मैंने मान लीजिए कि 100 में से कोई इकाइयां ली है और उसमें से 10 इकाइयां ली है, वो इनको रिप्रेजेंट करनी चाहिए, जबकि अगर मैंने मान ही ये है ना, ये यही सैंपल का मान ले लिया, तो आपका क्या हो जाएगा, जो आपका स्टैंडर्ड एरर होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल अप्रोच है इसमें। तो बाकी फॉर्मूला भी बता दिया मैंने साथ ही साथ। प्रतिचयन की किस विधि में सबसे अधिक पक्षपात की संभावना होती है, बाइसनेस की जो संभावना है वो किस में ज्यादा होती है। देखिए लॉटरी विधि है, ये तो रैंडम है, स्त्रीत विधि रैंडम है, बहु मल्टीस्टेज और ये तो रैंडम में आ गई, लेकिन प्रपोजिव जो है आपकी सविचार जो है, ठीक है, क्या ये रैंडम है, नहीं, इसका बाइसनेस हो सकती है, हाँ, तो आपकी इसमें सबसे ज्यादा संभावना रहती है। चलिए अगर हम आगे बात करते हैं, देखिए एनम आपको हम वित्त रिप्लेसमेंट के अंतर्गत जो है एनम आपका प्रतिदर्श की एक विनिर्दिष्ट स्पेसिफाइड सदस्य चुने जाए, इकाई को चुने जाने के प्रतिदर्श में शामिल किया गया, सदस्य चुने गए और प्रतिदर्श में शामिल किया गया। इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है हमें। अगर मान लीजिए वित्त रिप्लेसमेंट के अंतर्गत समग्र में से प्रतिदर्श की मान लीजिए प्रतिदर्श चुनने की जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है, 1/n होती है, ठीक है। अगर हम बात करें प्रतिदर्श सैंपल में शामिल नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, छोड़िए ये क्या है, ये आपकी प्रतिदर्श चुनने की इकाई, प्रतिदर्श चुनने की प्रायिकता, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी बात कि अगर आपको स्पेसिफाइड जो व्यक्ति है या फिर यूनिट है उसको शामिल न करने की प्रायिकता क्या है, आप बोलोगे 1 - 1/n हो जाएगा, यही तो बात है। अगर हम इसको सोल्व आउट करें तो ये हो जाएगा n-1/n, यही होगा। अगर हम बात करें कि प्रतिदर्श में शामिल नहीं होने की प्रायिकता, प्रतिदर्श सैंपल में शामिल नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, तो आप बोलोगे ये होगी 1 - 1/n, ठीक है। और इसको हम सोल्व आउट करें तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 - 1/, यही होगी। ये आपकी क्या है, शामिल नहीं करने की, सैंपल को शामिल नहीं करने की। प्रतिदर्श में शामिल करने की प्रायिकता क्या होगी, फिर आप बोलोगे 1 माइनस, इसको ही घटा दो, 1 - 1/n, ठीक है, यही होगी। और यहाँ पे हमें क्या पूछा हुआ है, सदस्य चुने गए प्रतिदर्श में शामिल करने की, कौन सी स्पेसिफाइड की, तो आपकी जो सी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने जो चीजें बताई है ना वो आपको थोड़ा सा दोबारा डिटेल से बता दूं, आपको कंफ्यूजन हो सकती है। देखिए प्रतिदर्श में चुनने की जो प्रायिकता होती है वो 1/n होती है, ठीक है, ये बोला मैंने। दूसरा मैंने बोला कि अगर आपको विदिन जो स्पेसिफाइड व्यक्ति को शामिल न करने की प्रायिकता, न करने की, तो हम क्या बोलेंगे 1 - 1/n, ठीक है, और इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, n-1/n हो जाएगा, ये बोला मैंने, न करने की। अगर मैंने दूसरी चीज बोली कि सैंपल में शामिल नहीं करने की प्रायिकता क्या है, प्रतिदर्श को अगर हमें सैंपल में शामिल ही नहीं करना उसकी प्रायिकता क्या है, तो आप बोलोगे 1 - 1/n, ठीक है, यही तो बताया मैंने, ठीक है। अगर आपको ये तो नहीं करने की है, शामिल नहीं करने की, अगर हमें प्रतिदर्श में शामिल करने की प्रायिकता पूछेगा तो आप बोलोगे ये जो है 1 - आपका 1/n, और ये हो जाएगा। क्लियर है, यही तो बताया मैंने आप लोगों को, और यही आपको आंसर में पूछा हुआ है, तो आपको जो है सी ऑप्शन सही करना है, ठीक है, सी ऑप्शन सही करना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये लगा देना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक सत्रित यादृच्छिक प्रतिचयन में यदि समस्त सत्रों का प्रसरण वेरियांस जो है बराबर हो जाता है तो नियमन का आवंटन बदल जाएगा, नियमन का जो आवंटन है वो बदल जाएगा, किसमें, समानुपाती में। क्या बोला हुआ है कि सत्रों का जो प्रसरण जो वेरियांस है ना वो इक्वल है, तब आपका क्या हो जाएगा, ये फिर समानुपाती बंटन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से यादृच्छिक प्रतिचयन संख्याओं की सारणी नहीं है, अच्छा ऑप्शन ही नहीं दिया क्या, यहाँ पे टिपेट लिखा हुआ है, फिशर एवं गेट्स लिखा हुआ है, और केडाल एवं जो बॉडी गठन होता है यहाँ पे, ठीक है, विघटन स्मिथ, कार्ल सिंह, तो कार्ल पियर्सन की नहीं है यहाँ पे, कार्ल पियर्सन कर लो, ये भी पियर्सन, ठीक है, इसकी नहीं है। टिपेट की हम बात करें, टिपेट आपका है, इसकी सारणी है, और फिशर एवं गेट्स की भी है, केडाल एवं बॉडी गठन ये स्मिथ की भी है, और एक और चीज़ है रेड निगम, उसकी भी आती है आपको, राव मित्रा मिथई की है, कंप्यूटर जनित है, ये सारी जो है आपकी यादृच्छिक प्रतिचयन संख्याओं की सारणियां है, ठीक है। देव निर्देशन की ढोल घुमाकर रीति के अंतर्गत अंकों की संख्या अंकित की जाती है, कितनी संख्याएं अंकित की जाती है, तो ये आपकी 0 से 9 की जाती है। जोधपुर के कारखानों में श्रमिकों के जीवन अध्ययन करने हेतु निर्देशन की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है,
कौन सी विधि का हम प्रयोग करते हैं ये पूछा हुआ है। सरल देव निर्देशन यानी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, आपका जो सर्टिफाइड सैम्पलिंग है, मल्टी स्टेज है, क्लस्टर है, आपको कौन सी विधि का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हम जो है ना श्रमिकों के जीवन अध्ययन हेतु कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो सर्टिफाइड है, सत्रित जो आपकी निर्देशन है वो आपका सही रहेगा, सर्टिफाइड या फिर मिक्स सैम्पलिंग। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें दोनों चीजें होती है। ठीक है, क्योंकि पहले तो हम क्या करते हैं, इसमें मिक्सअप होता है। जैसे इस विधि में हम क्या करते हैं, सविचार भी लेते हैं और रैंडम सैम्पलिंग भी करते हैं, दोनों चीज़ों में लिया जाता है। ठीक है, पहले हम अलग अलग जो वर्गों को बना लेते हैं, फिर उसके बाद उससे जो है हम रैंडमली पिकअप करते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी प्रायिकता प्रतिचयन विधि है। प्रायिकता प्रतिचयन विधि, देखिए यहाँ पे ये है ही, सुविधाजनक तो नहीं है, स्नोबॉल भी नहीं है, विवेकपूर्ण। ठीक है, देखिए हम प्रायिकता विधि की बात करते हैं जो रैंडमली है, ठीक है, या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास एक तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। दूसरी हमारे पास क्या है, जो मिश्रित है या फिर जो सत्रित है, सर्टिफाइड हम बोलते हैं। ठीक है, या मिक्सअप बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें दोनों गुण पाए जाते हैं। फिर हम बोलते हैं मल्टी स्टेज, मल्टी स्टेज। फिर अगर हम बात करें तो आपका एक क्लस्टर आ गया, क्लस्टर। और नॉन के अंदर अगर हम बात करेंगे, परपोजिव है, यानी जिसको उद्देश्य के हिसाब से, कोटो है जिसमें हम कोटा देते हैं। ठीक है, और सुविधा अनुसार है, कन्वेंशन। और एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव आपकी, और सेल्फ सेलेक्टेड है। ठीक है, तो ये विधियां हैं, अलग अलग आपको याद रखनी है थोड़ी सी। वैसे तो इतना कुछ मुश्किल वाला बात नहीं है, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। प्रतिचयन की वह रीति जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई का चयन को समान अवसर होता है, उसको हम बोलते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। समग्र की सभी इकाइयों की सूची क्या कहलाती है, सभी इकाइयों की जो है आपकी प्रतिचयन ढांचा कहलाती है, सैम्पलिंग फ्रेम हम जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग फ्रेम। चलिए, प्राचल की विशेषता दर्शाता है, समग्र की प्राचल बोलता है पैरामीटर, और पैरामीटर किसके लिए है, पैरामीटर पॉपुलेशन के लिए है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसमें समग्र पॉपुलेशन। क्लियर है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन और डिस्कशन कर लेंगे, और उसके साथ ही आपका ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है जो टाइम सीरीज है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।